तो स्वागत है आपके YouTube चैनल संस्कार लर्निंग में। आज हम जीके के क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थित है। इसके ऑप्शंस है सिंधु नदी पे, रावी नदी पे, झेलम नदी पे, सरस्वती नदी पे। क्या पूछ रहा है, हड़प्पा किस नदी पे स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी पे। हड़प्पा किस नदी पे स्थित है? तो रावी नदी पे। अभी वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पड़ता है? अभी वर्तमान में हड़प्पा पंजाब में, वर्तमान में कहाँ है? पंजाब में हड़प्पा भी पड़ता है। और किस जिले में? अभी माउंट गुमारी, माउंट गुमारी वर्तमान में इसका नाम है अभी साहिवाल। पंजाब में एक जिला है साहिवाल, उस जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह अवस्थित है। हड़प्पा किस नदी पे स्थित है? तो रावी नदी पे। हड़प्पा अभी वर्तमान किस राज्य में है? तो पंजाब में है, जो माउंट गोमारी। इसका पहला नाम क्या था? माउंट गोमारी। वर्तमान में इसका नाम क्या है? साहिवाल जिले में रावी नदी पर बाएं तरफ अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक अवशेष सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के तट पर मिले। इसके अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के तट पे। इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता दिया गया है। रावी नदी भी एक सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नर्तकी की कांस्य मूर्ति की प्राप्ति स्थल है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका ऑप्शन है चाहुंडे से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदारो से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदारो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कहाँ है? मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे क्या क्या मिले हुए? विशेष स्नानागार मिला हुआ है, विशेष अन्नागार मिला हुआ है, कुंभकारों के 8 भट्टों के अवशेष मिले हैं, सूती कपड़ा मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है, गले एवं तांबे के ढेर मिले हैं, सीपी निर्मित पटरी एवं कांसे की नृत्य नारी भी मिली है। ये सब कहाँ मिली है? मोहनजोदारो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार पहला धातु सबसे प्रथम बार किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका ऑप्शन है लोहा, सोना, तांबा, चांदी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तांबा का। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। मनुष्य ने सबसे प्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा था। उसके द्वारा बनाए जाने प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। मनुष्य सबसे पहले कौन सा औजार बनाता है? तो कुल्हाड़ी बनाता है सबसे पहले, और वो तांबा का था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती? काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती थी? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उपयुक्त सभी प्रदेशों में। क्या बोल रहा है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रदेशों में मिलता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेलसाट चट्टानों के। किस चट्टानों से? बेलसाट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें क्या क्या मिला रहता है? आयरन रहता है काली मिट्टी में, आयरन ज़्यादातर रहेगा, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम भी रहता है। मैग्नीशियम काली मिट्टी में क्या क्या रहता है? आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी तथा काली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का और नाम क्या है? इस मिट्टी का और नाम क्या है? रेगूर। रेगूर मिट्टी, काली कपास की मिट्टी, काली कपास की मिट्टी, काली कपास की मिट्टी। कपास की खेती के लिए, कपास की खेती किस मिट्टी पे की जाती है? काली मिट्टी पे। भारत में काली मिट्टी कहाँ कहाँ है? तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है? वनों से हमें क्या क्या लाभ होता है, सहायता मिलती है? तो इसका ऑप्शन है मिट्टी का कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में, सभी प्रकारों में। तो वनों से हमें क्या क्या लाभ है? मिट्टी का कटाव भी रोकता है, बाढ़ रोकने में भी मदद करता है, वर्षा वृद्धि में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकारों में। वनों से हमें मिट्टी कटाव रोकने को मिलता है, बाढ़ रोकने तथा वर्षा वृद्धि में सहायता मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? तो झारखंड में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अष्टाध्यायी किसने लिखी है?
अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? इसका ऑप्शन है पाणिनि ने, पतंजलि ने, भट्टोजी दीक्षित ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अभिज्ञान शकुंतलम के लिखा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन है भवभूति द्वारा, विशाख दत्त द्वारा, कालिदास द्वारा, शूद्रक द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास द्वारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहला परमाणु बम गिराया गया था, पहला परमाणु बम कहाँ पे गिराया गया था? तो इसका ऑप्शन है नागासाकी पर, टोक्यो पर, याकोहामा पर, हिरोशिमा पर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा पर। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। और अमेरिका ने गिराया था किस पे? हिरोशिमा। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 ईस्वी में 6 अगस्त एवं 9 अगस्त को जापान के क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। अब पहला परमाणु बम किस देश ने गिराया था? तो अमेरिका ने। और किस पे? तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे, दोनों पे। कहाँ गिराया था? नागासाकी पे भी और हिरोशिमा पे भी अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डराया था। कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? 1945 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध 6 अगस्त से 9 अगस्त तक था। जापान के क्रमशः कहाँ हिरोशिमा पर और नागासाकी पे पहला परमाणु बम गिराया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत गणतंत्र, तो क्वेश्चन आसान है। भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। भारत गणतंत्र कब बना? तो 1946 में, 1947 में, 1949 में, 1950 में। तो भारत गणतंत्र कब बना? 1950 में, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ। और इसी दिन भारत का नया संविधान, और इस दिन क्या हुआ था? नया संविधान लागू हुआ था। नया संविधान भी लागू हुआ था। संविधान को किसने बनाया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1922 में, 1935 में, 1942 में, 1947 में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1942 में। कब स्टार्ट हुआ? अगस्त 1942 में हुआ। अगस्त महीना पूछेगा तो क्या होगा? अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर कांग्रेस ने किया था। किस किस का हाथ था? महात्मा गांधी और कांग्रेस का, आईएनसी का हाथ था। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष हुआ? तो 1942 में, अगस्त 1942 में। और कौन कौन शामिल थे? महात्मा गांधी के आह्वान पे कांग्रेस ने किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पूर्व सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक? पूर्व जो सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो थे किस देश के नागरिक थे? इसका ऑप्शन है जर्मनी के, हॉलैंड के, अर्जेंटीना के, ब्राजील के। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील के। पूर्व सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक थे? तो ब्राजील के। पूर्व सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो ब्राजील देश का निवासी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। जसपाल राणा का संबंध है, जसपाल राणा उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका ऑप्शन है शूटिंग से, भारोत्तोलन से, खेल कूद से, तीरंदाजी से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग से। जसपाल राणा का संबंध किससे है? शूटिंग से। जसपाल राणा एक प्रमुख भारतीय निशानेबाज, शूटिंग का मतलब क्या हुआ? निशानेबाजी करते हैं, निशानेबाजी। जसपाल राणा एक प्रमुख भारतीय निशानेबाज जिन्होंने वर्ष 1994 में 46वें विश्व शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर सेक्शन में राणा ने स्टैंड पिस्टल शूटिंग के लिए स्वर्ण पदक जीता। जसपाल राणा को शूटिंग क्षेत्र में योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जसपाल राणा किस में थे? तो शूटिंग से निशानेबाजी में थे। उन्होंने वर्ष 1994 में 46वीं विश्व शूटिंग चैंपियनशिप
पूरे विश्व में जो होता है 1994 में 46वीं विश्व शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर सेक्शन में राणा ने स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग के लिए स्वर्ण पदक जीता। वो स्वर्ण पदक जीते थे। जसपाल राणा को शूटिंग क्षेत्र में योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार उनको मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज भारत किसके शासनकाल में आया था? तो इसका ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल। मेगास्थनीज सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का दूत था और उसने प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना की। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज भारत किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और मेगास्थनीज सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और इसका प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कालीबंगा स्थित, ये हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित है। कालीबंगा स्थित है तो कहाँ? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के कहाँ, किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला। और किस नदी पे है? तो घाघर नदी पे। घाघर नदी पे स्थित है। जूते हुए खेत और नक्शादार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगा में। कालीबंगा में किसके किसके साक्ष्य मिलते हैं? जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के, जिस पे नक्शा बना रहता है, कालीबंगा में से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के लिए रहने हेतु किले से घिरा होता है। जो कालीबंगा पे क्या हड़प्पा कालीन, कालीबंगा ही एक ऐसा है जिसमें हड़प्पा कालीन का साक्ष्य मिलता है। इसका निचला जो शहर था सामान्य लोगों के लिए रहने हेतु भी किले से घिरा, जो भी सामान्य लोग भी रहते तो वो भी किला से घिरा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अजंता की गुफाएं स्थित। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और किस जिले में? तो औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। यह पर्वत से कटकर 29 गुफाएं बनाई गई है। यहाँ पर्वत को काटकर कितनी गुफाएं बनाई गई हैं? तो 29, जिनकी छतों और दीवारों पर उत्कृष्ट चित्रकारी के अवशेष देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। और किस जिले में है? तो औरंगाबाद जिले में। यहाँ पर्वत को काटकर कितनी गुफाएं बनाई गई है? तो 29 गुफाएं बना गई है। और इनके जो छत और दीवार है उस पर चित्रकारी के अवशेष देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान। महावीर का जन्म स्थान पूछ रहा है। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र, राजगीर, पावापुरी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो कुंडग्राम में हुआ। और इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, वैशाली में, वज्जिंग संघ के कौन से अथी में हुआ था? तो वैशाली में वज्जिंग संघ के कुंडग्राम में गायत्रिक क्षत्रियों के परिवार में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था? तो इसका ऑप्शन है बोध गया, सारनाथ, श्रीवास्ती, कुशीनगर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ ने। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था? तो सारनाथ ने। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऋषि पत्तम, अब पूछता था सारनाथ के किस जगह पे दिया था? तो जगह का नाम है ऋषि पतनम। ऋषि पतनम उस जगह का नाम है, ऋषि पतनम। ऋषि पतनम, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र पर जो उपदेश दिए थे उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो पाली में। पाली में अपने
इन्होंने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में भी दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया हुआ है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ की किस जगह पे दिया? तो ऋषि पतनम ने। इसके उपदेश को क्या कहा जाता था? धर्म चक्र परिवर्तन। और बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली में। उनका उपदेश किन किन स्थानों पर दिया गया था? कौशल में, वैशाली में और कौशाम्बी में। सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने जीवन काल में उपदेश कहाँ दिया था? कौशल देश की राजधानी श्रीवास्ती में दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा क्या है? तो इसके ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तमिल। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा क्या है? तमिल है। 4 दक्षिण भारतीय भाषाएं कौन कौन है? एक कन्नड़ है, दक्षिण भाषा में कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है। तेलुगु और मलयालम जितने ऑप्शन दिए सब दक्षिणी भाषा ही है। और सबसे प्राचीन एवं समृद्ध क्या है? तमिल है। इसे संस्कृत के समान ही देश को प्राचीनतम भाषा, इसे सभी संस्कृत के समान ही देश की प्राचीनतम भाषा माना जाता है। और ये द्रविड़ परिवारों की जननी है। तमिल भाषा के सबसे प्राचीन ग्रंथ तोल्कापिपियम है, जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। और इसका रचना काल कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस राज्य में? पूछ रहा है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।